नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार, मेरे साथी हैं नवीन शर्मा। हम एक बार फिर घाटशिला उपचुनाव को लेकर अपडेट्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लगातार ये सरगर्मी बढ़ी हुई है उपचुनाव को लेकर के और बीजेपी में ऊहापोह की स्थिति है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अस्वस्थ दिख रहा है। नवीन, क्या लगता है घाटशिला उपचुनाव को लेकर एक बार जो सरगर्मी जो तेज हुई है वो क्या कुछ अब तक अपडेट्स हैं अभी के? देखिए, बड़ा अपडेट यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने कोई उहापोह की स्थिति नहीं है। वहाँ चीज़ें क्लियर है। सोमेश सोरेन इसी महीने संभवतः मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अब वेटेज लेने की बात है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नाक की लड़ाई भी है, क्योंकि ये सीट पाना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल हम आते हैं दूसरे पहलू पर। देखिए कमल, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उहापोह की स्थिति है, क्योंकि पार्टी में टिकट को लेकर के कई दावेदार हैं। फिलहाल जो 2-3 नामों का जिक्र कर रहे हैं, एक तो चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पिछली दफा चुनाव हारे थे, हालांकि लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। चंपई सोरेन लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, दावेदारी बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ रमेश हांसदा, आदिवासी नेता, पूर्व में रघुवर दास सरकार के समय वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उसके पहले वो गुरु जी के बहुत करीबी थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत करीबी थे, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में हैं वो। और लगातार रमेश हांसदा जो हैं दावेदारी कर रहे हैं घाटशिला उपचुनाव में। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण पहलू ऐसे देखना होगा, चूंकि ये कहा जा रहा, जिस तरीके से दावा किया है कुणाल सारंगी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता की, अगर हमारे उनके प्रत्याशी को, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, उनको अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो हमारे प्रत्याशी को समर्थन कर देंगे। देखिए रमेश हांसदा की सक्रियता बढ़ी है। रमेश हांसदा आदिवासी मुद्दों को लेकर के राजनीति करते रहे हैं और उनकी एक अलग सक्रियता है। पूर्व में आदिवासी मामलों को लेकर के भी रघुवर दास सरकार में उन्होंने काम किया। तो जाहिर तौर पर रमेश हांसदा जिस तरीके से सक्रियता उनकी बढ़ी है, हालांकि उस क्षेत्र में बहुत परिचित नाम भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाबूलाल सोरेन के सामने वो भी हैं दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि रमेश हांसदा के जो निजी संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से बहुत अच्छे हैं। हाल के समय में गुरुजी का निधन हुआ था, रमेश हांसदा, मैं देखा था कि रमेश हांसदा लगातार जो है उस दरमियान नेमरा में बने रहे। रामदास सोरेन का जब निधन हुआ तो रमेश हांसदा यहाँ पर भी लगातार बने हुए थे और रामदास सोरेन के परिवार से रमेश हांसदा के अच्छे ताल्लुकात हैं। चूंकि सब झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार के हैं, तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुणाल सारंगी ने कहा कि अगर उनके प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलता है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे, तो ये संदर्भ जो है रमेश हांसदा के बारे में कहा गया। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझे नहीं लगता है कि रमेश हांसदा जो है वो सोमेश सोरेन के सामने लड़ेंगे। अंततः हो सकता है ये तरीका हो उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस आने की। बहरहाल, लेकिन बीजेपी की जहां तक बात की जाए तो यहाँ पर तो जो बीजेपी का जो बोर्ड है, चुनाव समिति का जो बोर्ड है, वो तय करता है कि टिकट जो है उम्मीदवार को, हाँ, वो चुनाव समिति का जो है बोर्ड वो तय करता है कि भाई किसको टिकट मिलना है। लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि दुर्गा पूजा के पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो हैं वो बैठक करेंगे और उसके बाद जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके नाम पर चर्चा होगी। एक बात और है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने के लिए जाना जाती है। तो रमेश हांसदा का जिक्र हो रहा है, बाबूलाल सोरेन का जिक्र हो रहा है, अर्जुन मुंडा का जिक्र हो रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा दाव खेलेगी घाटशिला उपचुनाव को लेकर? क्योंकि देखिए, घाटशिला में एक मंत्री के सामने चुनाव लड़ना है और बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि एक मंत्री के सामने चुनाव लड़ना है तो दो उनके जो है बुरे अनुभव हैं इस मामले में, चाहे मधुपुर हो, सिंपैथी वोट हाँ, भी या डुमरी और नुकसान पहुंचा सकती है। डुमरी और मधुपुर हमारे सामने दो उदाहरण है जहां मंत्रियों के सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लड़े और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। हालांकि चुनाव है तो चुनाव तो लड़ना ही होगा, लेकिन कमल यहाँ पर ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी। रणनीति इसलिए क्योंकि देखिए, उपचुनाव जो होता है ये पूर्ण रूप से सरकार के पक्ष में या खिलाफ में, देखिए ये उपचुनाव तय करता है कि जनता सरकार के साथ है या सरकार के खिलाफ है। बिल्कुल, ज्यादातर उपचुनाव जो है सरकार में जो भी उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव के मतलब तो यही मायने निकाले जाते हैं।
यानी कुल मिलाकर यहाँ पर देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी की रणनीति क्या होगी। और बड़ी बात कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चूंकि दुर्गा पूजा के पहले ही यहाँ जो टिकट को लेकर के जो है बातचीत हो जानी है, तो अब यहाँ पर रमेश हांसदा मजबूत दावेदार होंगे, बाबूलाल सोरेन मजबूत दावेदार होंगे, या फिर इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी और नाम को लेकर के आएगी। क्योंकि हाल के समय में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को टारगेट बीजेपी ने किया है, चाहे वो आदिवासी मुद्दों को लेकर हो या कई मुद्दों, खास करके आदिवासी मुद्दों को लेकर के, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी मंत्री के सामने लड़ने के लिए रणनीति अपना बदले, कोई ऐसा नाम लेकर के आए। क्योंकि पिछली बार लगभग 21-22 हज़ार वोटों से जो है बाबूलाल सोरेन चुनाव हारे थे। तो अब क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? लेकिन टिकट की जो स्थिति है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऊहापोह की स्थिति है और एक कंट्राडिक्शन भी है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसान होगा। और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीदवार का नाम तय करेगी, उस उम्मीदवार के साथ जो बीजेपी के कैडर वोटर के अलावा, कैडर वोटर को मतलब नहीं है कौन प्रत्याशी है कौन नहीं, उसको सिर्फ सिंबल से मतलब होता है, कमल कितना सपोर्ट मिलता है। उसके अलावा कैडर वोटर के अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट पड़ता है तो यहाँ पर कुछ जादू हो सकता है। लेकिन इन दोनों पक्ष के अलावा एक पक्ष का और मैं जिक्र करूंगा, हालांकि बातचीत में ये शामिल नहीं था, लेकिन मुझे लगता है इस पर बातचीत होनी चाहिए। जो जेल केम के प्रत्याशी होंगे, जेल केम के रामदास मुर्मू पूर्व में चुनाव लड़े थे, और जेल केम के प्रत्याशी जो हैं वो भी बहुत मजबूत कड़ी होंगे। जेल केम का जो वोटर है वो पिछली दफा आप देखेंगे कि जेल केम के जो वोटर ने ज्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी के काटे थे जी। जेल केम जहां भी खड़ा हुआ वो बीजेपी को डेंट किया, उसने झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस को डेंट नहीं किया। वो जेल केम ने अगर डेंट किया तो वो केवल पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी को डेंट किया। तो यहाँ पर जेल केम कितना डेंट बीजेपी को करता है ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण। एक चीज जो आपने कहा महत्वपूर्ण बात, जो उपचुनाव खास करके होते हैं, सरकार के पक्ष में है जनता या नहीं है, क्या लग रहा है जो वर्तमान स्थिति सरकार के जो इतने दिन हुए हैं, क्या लगता है कि जनता उनके साथ है और खास करके उपचुनाव में क्या? देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे, अब ये तो दूसरा टर्म है हेमंत सोरेन सरकार का, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार बहुत मुखरता के साथ रह सकती थी। लेकिन कई मुद्दों को लेकर के जो है अब देखेंगे कि आदिवासी समुदाय भी जो है बहुत हद तक कई मुद्दों को लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार पर जो है नाराजगी जाहिर कर चुका है। लेकिन देखिए, ये कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो मूल रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक नहीं हैं। लेकिन अगर आप ट्राइबल्स को देखेंगे तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर वोटर हैं, और मुझे नहीं लगता है कि झारखंड का जो आदिवासी समुदाय है वो हेमंत सोरेन के इतर जाएगा। तो और दूसरी बात है कि जो पक्ष है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जिसका कि बीजेपी रणनीति बना रही है सरकार से लड़ने का और एक मंत्री के सामने चुनाव लड़ने का। तो मंत्री के सामने चुनाव लड़ने की रणनीति में क्या प्रत्याशी का बदलाव है, चयन कुछ और होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या ये जो अर्जुन मुंडा वाला एंगल है क्या ये होगा, क्या ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कमल। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो अभी परिस्थितियां हैं, इससे साफ है कि बीजेपी में वो अपोह की स्थिति है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से, जिस तरह से कुणाल सारंगी ने भी अपनी बातों को रखा है, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक जो स्थितियां हैं वो जेएमएम के पक्ष में है। फिलहाल जो उपचुनाव है घाटशिला का, उसको लेकर के लगातार हम अपडेट्स लाते रहेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं, सरकार के पक्ष में कौन जाएगा, कौन किसके पक्ष में जनता रहेगी, सरकार के पक्ष में रहेगी नहीं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिलहाल रिपोर्टर्स टॉक में इतना ही। नमस्कार।